सबसे बड़े लोकतांत्रिक बहस के शो देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया अपने तमाम मेहमानों का, अपने तमाम पैनलिस्ट का, अपने तमाम दर्शकों का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप जानते हैं देश की बहस सबसे बड़ा बहस का शो है जो अपनी दर्शकों की राय के आधार पर चलता है। दर्शक ही ये तय करते हैं कि हमें किस मुद्दे पर बहस को देखना है और दर्शकों की राय के आधार पर ही बहस की दशा और दिशा को आगे बढ़ाया जाता है। आज हमारे साथ हिमानी भाटिया रोहतक से जुड़ेंगी, चंद्रमोहन शर्मा दिल्ली से जुड़ेंगे, अक्षत शर्मा ग्वालियर से जुड़ेंगे, भीष्म जादव ये गाजियाबाद से जुड़ेंगे। ये हमारा पब्लिक का मंच होगा। लेकिन आज का विषय क्या है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। आज का विषय है संसद में जोरदार हंगामे से क्या सारी मर्यादा टूटी। 85% लोग इसे देश की बहस का विषय बनाना चाहते हैं। आज का सबसे बड़ा मुद्दा प्रधानमंत्री को जो नई कैबिनेट बनी है उन सदस्यों को संसद के सामने इंट्रोड्यूस करना था, उनका परिचय पूरी की पूरी संसद से कराना था, क्योंकि सांसद मंत्रियों के साथ ही मिलकर काम करते हैं देश के विकास के मामले में। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। प्रधानमंत्री बार बार अपील करते रहे, सदन के नेता बार बार अपील करते रहे, लेकिन प्रधानमंत्री को नए मंत्रियों का परिचय नहीं कराने दिया गया। विषय कई सारे थे जिस पर बहस हो सकती थी। किसानों का मुद्दा था, पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों का मुद्दा था, कोरोना का मुद्दा था। लेकिन हंगामा क्यों होता रहा? क्या विपक्ष एक सार्थक बहस नहीं चाहता है? इसी मुद्दे पर होगी देश की बहस। लेकिन देख लेते हैं आज संसद भवन में क्या कुछ हुआ। देश की महिला मंत्री बने, ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है। प्रकार की विकृत मानसिकता पहली बार सदन में देखी है। मॉनसून सत्र में पहला दिन, पहला मिनट, पहला सेकंड, लेकिन पहले ही सेकंड से संसद की गरिमा और मर्यादा तार तार होना शुरू हो गई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए मंत्रियों का सदन से परिचय कराने के लिए उठे। विपक्ष ने तुरंत हंगामा शुरू कर दिया। देश के दलित मंत्री बने, देश की महिला मंत्री बने, देश के ओबीसी मंत्री बने, देश के किसानों के बेटे मंत्री बने, ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है। थोड़ी देर बाद पीएम मोदी राज्यसभा में भी नए मंत्रियों का परिचय कराने लगे तो विपक्ष के तेवर भी हंगामेदार हो गए और सदन की कार्रवाई को रोकना पड़ा। वो कौन सी महिला विरोधी मानसिकता है कि जिसके कारण इस सदन में उनका नाम भी सुनने को तैयार नहीं है। दोनों ही सदनों में विपक्ष के जोरदार हंगामे से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी हैरान रह गए। मैंने पहली बार अपने 24 वर्षों के संसदीय जीवन में ये देखा है, इस परंपरा को इस बार संसद में तोड़ा गया है। दरअसल 13 अगस्त तक चलने वाले मॉनसून सत्र का आगाज ऐसा है तो आने वाले दिनों में सरकार और विपक्ष के बीच संवाद से ज्यादा संग्राम होता देखने को मिलेगा। जबकि पिछले कुछ रिकॉर्ड के मुताबिक संसद की कार्रवाई बाधित होने से हर मिनट जनता के 2.5 लाख रुपए बर्बाद होते हैं। लेकिन लगता है विपक्ष भूल गया। विपक्ष है वो जो मुख्य मुद्दे हैं देश के सामने उसको उजागर करना चाहता था। प्रधानमंत्री तो हर चीज को एक दूसरी शक्ल देने की कोशिश करते हैं। देश की बहस में चर्चा है कि जब पीएम मोदी ने खुले तौर पर विपक्ष के तीखे सवालों को पूछने के लिए स्वागत किया और सवालों के जवाब सुनने का आग्रह किया, तब भी सदन की मर्यादा भंग हुई। नतीजा, दिन भर सदन नहीं चल सकी। सवाल है, देश का समय और पैसों की इस बर्बादी की जिम्मेदारी किसकी है? तो सवाल यह है कि क्या संसद संवाद की जगह है संग्राम की? इसी पर बहस करेंगे कि संसद संवाद की जगह है संग्राम की। लेकिन पहले देख लेते हैं देश की बहस का सवाल क्या है। आप जानते हैं देश की बहस में ग्राफिक्स के जरिए हम एक सवाल पूछते हैं जिसका जवाब हम कार्यक्रम के अंत में दिखाते हैं और ये बताते हैं कि देश की बहस के दर्शकों की राय इस मुद्दे पर क्या है। आज का सवाल संसद की कार्रवाई से ही जुड़ा हुआ है। आज का सवाल क्या है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। क्या संसद में हंगामे के बजाय सार्थक चर्चा होनी चाहिए? यस और नो में आप जवाब दे सकते हैं। आपको पता है, आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप पर जा सकते हैं, आप हमारे ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर जाकर भी वोट कर सकते हैं।
कार्यक्रम के बारे में कोई राय है, सुझाव है या आप शो के अंदर शामिल होना चाहते हैं तो हमें 9711002266 पर व्हाट्सएप करें। सीधे इंट्रोड्यूस करूंगा अपने पूरे बड़े पैनल को। मेरे साथ अपराजिता सारंगी जी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, सांसद हैं, उड़ीसा से आती हैं। मेरे साथ आमी याग्निक जी हैं जो कि कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, धाकड़ प्रवक्ता हैं, गुजरात से आती हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी रहे आशुतोष हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरे खास दोस्त हैं, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और शुरुआत में आमी याग्निक जी आपसे करूंगा। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि तीखे सवाल पूछिए, धारदार सवाल पूछिए, लेकिन हंगामा क्यों, ये समझ नहीं आया। देखिए, वो कहते हैं कि आप धारदार सवाल पूछिए, तीखे सवाल पूछे। हम तो ज़मीन से जुड़े हुए प्रश्न पूछना चाहते हैं। जो प्रोसीजर होता है सदन में वो करना चाहते हैं। नोटिस दी गई थी 267 के तहत, किसानों के मुद्दे उठाना चाहते थे, कोविड का जो मिसमैनेजमेंट हुआ है उसकी बात करना चाहते थे, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं थे। सुनेंगे तो जवाब देंगे, और जवाब ही देते हैं, वो हल तो देते नहीं हैं। तो ये बात और रास्ते पे ले जाने के लिए वो कहते हैं हंगामा करते हैं। अरे बात तो सुनो विपक्ष की, हर सत्र में यही होता है, आप बात सुनने को तैयार नहीं है और अपनी बात बताते रहते हो, तो ये कोई ठीक नहीं है। डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होना चाहिए, हर एक की बात सुननी चाहिए। और बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए प्रश्न लेके आए हैं। हम आए थे आज, हमने बताया कि ये किसानों का कानून वापस कब लेंगे, आप किसानों की बात कब सुनेंगे, ये कोविड का जो मिसमैनेजमेंट हुआ है सेकेंड लहर में उसकी बात बताइए। वैक्सीन की बात करते रहते हैं, वैक्सीन पहुंचते नहीं है राज्यों में, और वह वैक्सीन की बात पे चर्चा नहीं करनी है। और आपको जो और काफ़ी मुद्दे हैं उस पर चर्चा नहीं करनी है। काफ़ी टाइम के बाद एक लेजिस्लेटिव सेशन शुरू हुआ है, पर सुनने को तैयार नहीं है। अपराजिता जी, क्या वाकई में आप सुनने को तैयार नहीं है? उनका आरोप यह है कि आप सुनने को तैयार नहीं है, जमीन से जुड़े मुद्दे उठाने नहीं दिए जा रहे हैं संसद में। क्या यह हकीकत है? अपराजिता जी बताइए। आप सबको मेरा नमस्कार। संसद के मानसून सत्र का प्रथम दिन था। मैं लोकसभा की सांसद हूं। जब विपक्षी दलों ने हंगामा किया तो मैं संसद में मौजूद थी, लोकसभा में उपस्थित थी। और मैं कह दूं कि आज जिस तरह से विपक्षी दलों के सदस्यों ने व्यवहार किया, यह लोकतंत्र की गरिमा पर कुठाराघात था, यह लोकतंत्र का अपमान था, यह संसद का अपमान था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता को सहने में कष्ट हो रहा है। असहिष्णुता का परिचायक था और बौखलाहट का परिचायक था। देखिए आज स्थिति क्या थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने नए मंत्रिमंडल से जुड़े हुए सदस्यों का परिचय संसद में रखना चाहते थे, और केवल संसद में रखना नहीं चाहते थे, संसद के माध्यम से देशवासियों के समक्ष अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों का परिचय करवाना चाहते थे। ऐसी परिस्थिति में विपक्षी दलों का इस तरह का व्यवहार मुझे लगता है शर्मनाक था। उन्हें शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए और पूरे देशवासियों के समक्ष उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। इसकी हम सबको उम्मीद नहीं थी। और मैं आपको बता दूं, बहुत आत्मविश्वास के साथ ये बात कहना चाहती हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यह अधिकार है कि वह अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों का परिचय करवाएं। और दूसरी बात मैं कह दूं, ये जो मंत्रिमंडल का प्रसार हुआ, इसकी व्यापकता बढ़ी, इसमें 36 नए मंत्रियों को जोड़ा गया। ये ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, महिलाएं हैं, दलित वर्ग से आने वाले लोग हैं, वनवासी लोग हैं। तो आप चिंता करें, कल्पना करें, अगर हम टेबल थपथपाकर उनका उत्साहवर्धन करते तो कितना अच्छा होता, कितनी हौसला अफजाई होती। और मुझे लगता है यह हम सब का मिलित कर्तव्य था। लेकिन विपक्षी दल आलोचना करना नहीं चाहती है, बिंदुवार आलोचना करना नहीं चाहती है, किसी भी विषय पर तथ्य और तर्क के साथ खड़ी नहीं आती है। देखिए, कौन से देश का ऐसा प्रधानमंत्री होगा जो सबके समक्ष साहस के साथ खड़े होकर कहे कि हम किसी भी तरह के प्रश्न का जवाब देने के लिए तैयार हैं।
आप कोरोना के संबंध में बातचीत करें, आप पेट्रोल और डीजल की कीमत के विषय में बातचीत करें, आप अर्थव्यवस्था के बारे में बातचीत करें, आप किसानों के विषय में बातचीत करें। हम हर तरह के जवाब के साथ तैयार हैं। यह सरकार संवेदनशील है और यह सरकार पारदर्शी है, लेकिन ऐसी स्थिति में भी अगर हम विपक्षी दलों से ऐसी उम्मीद अगर हम न करें तो बेहतर है। और जिस तरह का उन्होंने आज बर्ताव किया, मुझे लगता है इसी की वजह से पूरे देश ने कांग्रेस को नकार दिया है, अन्य विपक्षी दलों को नकार दिया है। यह बिल्कुल नकारात्मक सोच का परिचायक था और मुझे लगता है आगामी दिनों में अगर उनकी थोड़ी सी लोकप्रियता अगर वो बढ़ाना चाहते हैं देशवासियों के अंदर, तो मुझे लगता है कि अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना होगा। ठीक है, आमी याग्निक जी, बड़ा सवाल यह है, मुद्दे पर तो आप आए नहीं। आपने मंत्रियों का परिचय तक संसद के दोनों सदनों में नहीं होने दिया, आपकी पार्टियों ने, विपक्षी पार्टियों ने। क्या आपको नहीं लगता है कि पक्ष इसको एक मुद्दा बनाएगा, सरकार इसको एक मुद्दा बनाएगा कि विपक्ष कितना असहनशील है संसद के अंदर? देखिए, पहले तो उन्हें ये भूलना नहीं जाना चाहिए कि 2013 में उन्होंने यही काम किया था कि आपने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब बता रहे थे, अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स की पहचान करवा रहे थे, इंट्रोडक्शन करवा रहे थे, तब उन्होंने नहीं करने दिया था। तो ये पास्ट को भूल जाते हैं, भूतकाल की बात करना नहीं चाहते हैं और सारा विपक्ष पे डालना चाहते हैं। विपक्ष को वो विरोधी समझते हैं। वो प्रोसीजर जो किया था, पेपर वर्क किया था विपक्ष ने, वो लिया तक नहीं चेयरमैन साहब ने। और सुनने की तो बात अलग है, जवाब देने की बात तो दूर की बात है, सुनने को तैयार नहीं है। पिछले सत्र में आपने देखा है किसान कहाँ है, वो बहुत अमीर लोग हैं किसान लोग, किसान की जुड़ी हुई बातें पिछली बार तीनों कानून ऐसे लेके आए कि किसी को नहीं सुना इन्होंने। और वो शर्मनाक बात है कि 7 महीने से किसान वो खड़े रहे हैं, वो लड़ रहे हैं। वो शर्म की बात है कि प्रधानमंत्री कहते हैं मैं एक फोन कॉल दूर हूं, पर वो फोन कभी लगता नहीं है। वो शर्मनाक बात है। विपक्ष को आप कहते हैं कि शर्मनाक बात है, कभी हुआ नहीं है, तो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन को पीछे जाके देखना चाहिए कि जब 2013 में जो लेट अरुण जेटली जी और लेट सुषमा जी ने जो डिस्ट्रप्शन किया था पार्लियामेंट का, राज्यसभा 96% चलानी नहीं दी थी, तो वो शर्मनाक है। शर्मनाक तो बहुत सारी बातें हैं। वैक्सीन पहुंच नहीं रही है, 18 से 45 एज के लोगों को आज वैक्सीन नहीं मिल रही है, लाइन में खड़े रहते हैं, सेंटर्स बंद हो जाते हैं। आपने जो वैक्सीन बनी हुई थी वो प्रदेश में भेज दी है, वो शर्म की बात है। क्या आप विरोध पक्ष करते रहते हो? विरोध पक्ष को, विपक्ष को सुनते ही नहीं हो, सिर्फ विरोध करते हो कि नहीं इनको नहीं सुनना है। डिबेट डिस्कशन पार्लियामेंट में होता ही नहीं है। आप तो बड़ी बड़ी बातें करते हो कि हम कोविड के लिए तैयार है, किसान के लिए तैयार है। कब, कहाँ पार्लियामेंट में तैयार है? आप तैयार जवाब लेके आए हो क्या? हल लेके आए हो? आप किसानों की बात करने को तैयार हो? नहीं, ये शर्म की बात है। तो विपक्ष जरूर मुद्दा उठाएगा। विपक्ष का काम है सच बात बताना, जमीन से जुड़ी हुई बातें बताना। हम सब बहुत खुश है कि सारे मंत्री बहुत अच्छे लेयर से आ रहे हैं, ठीक है, वो कोई अलग बात नहीं है। हमारे वहाँ इतने सालों में कई महिला मंत्रियां हो गई है, कई तबके से लोग आए हैं, पहली बार नहीं हो रहा है। हम बहुत एनकरेज करते हैं और सारे महिला को एनकरेज करना तो कांग्रेस लेके आए हैं। स्पीकर महिला स्पीकर को कांग्रेस ने बनाया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कांग्रेस ने बनाया। क्या आप बात करते हो? ठीक है, अपराजिता जी, आप सुनना नहीं चाहते हैं और आपके नेताओं ने भी मनमोहन सरकार में यही किया था, इसलिए कांग्रेस ये कह रही है, ये कहने की कोशिश करिए आम याग्निक जी। सुषमा स्वराज जी ने भी यही किया था, अरुण जेटली जी ने भी यही किया था जब राज्यसभा में नेता थे और लोकसभा में। कांग्रेस की प्रवक्ता लीक से हटकर बात कर रही हैं। उन्हें आज के व्यवहार की वजह से शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए। देखिए, हम स्वस्थ और सकारात्मक वातावरण में सार्थक चर्चा चाहते हैं। हम तीखेदार और धारदार प्रश्न चाहते हैं। कौन सी ऐसी सरकार होगी जिनके प्रधानमंत्री खड़े होकर कहेंगे आओ और प्रश्न पूछो? हम पारदर्शी हैं, हम सारे प्रश्नों का उत्तर देंगे, लेकिन
मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि जब सदन में कार्रवाई होती है तो वो संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत होती है, एक तरीका होता है, एक सलीका होता है और बात करने की तमीज़ होती है। तो मुझे लगता है कि आज जिस तरह से इन लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बोलने नहीं दिया, मुझे लगता है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अपमान नहीं किया, मैं पुनरावृत्ति करूंगी, इन्होंने लोकतंत्र का अपमान किया, सदन का अपमान किया। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, देश की बात तो छोड़ ही दें, और इतने लोकप्रिय नेता की लोकप्रियता की वजह से इन्हें कष्ट हो रहा है और असहिष्णुता बढ़ रही है। आज जो भी वह उसी असहिष्णुता का परिचायक है। तो मैं आज भी कहती हूँ और बार बार कहती रहूँगी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते आइए, प्रश्न लेकर आइए, सकारात्मक परिवेश में बातचीत करें, शांत मन से बातचीत करें। और मैं एक तथ्य आप सबके समक्ष रखना चाहूँगी, याद दिलाना चाहूँगी, मैं संसद में बैठती हूँ इसलिए कह रही हूँ, जब किसान के तीनों बिल पर दिन रात हम चर्चा कर रहे थे, उस समय राहुल गांधी जी मौजूद नहीं थे, लेकिन उसके बाद जब वो विदेश से लौटे तो उन्होंने तीनों बिल पर, जब वो पारित हो गया था, उन्होंने कुछ प्रश्न उठाए। मुझे याद है हमारे प्रधानमंत्री जी अपनी जगह पर खड़े होकर बड़ी विनम्रता के साथ उन्होंने कहा कि हम बिंदुवार चर्चा करने के लिए तैयार हैं, आप प्रावधानों की बात करें। और उसके बाद कांग्रेस दल में चुप्पी छा गई, न कोई बिंदु आया न प्रावधान आया। तो हम तो हर एक विषय पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं, आप आएँ और आप सकारात्मक परिवेश में हमसे बातचीत करें, हम आमंत्रित करते हैं, हम स्वागत करते हैं। ठीक है, सीधे आशुतोष के पास चलता हूँ। आशु ये बताइए कि आपको विपक्ष ठीक लग रहा है यहाँ पर या सत्ता पक्ष ठीक लग रहा है? क्योंकि सत्ता पक्ष ये कह रहा है हम बिंदुवार चर्चा करने को राजी हैं, विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार हमको सुनने को ही तैयार नहीं है। क्या संसद में मंत्रियों का परिचय करवाना प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार नहीं था? नहीं, मुझे लगता है कि दोनों सत्ता पक्ष विपक्ष के रोल बदल गए हैं। अगर आप 2009 से लेकर 2014 तक अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे तो 15वीं लोकसभा भारत के विधायिका के इतिहास की सबसे खराब इस संदर्भ में थी कि उसका 61% प्रोडक्टिव काम जो था वो वेस्ट हुआ था। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी और कांग्रेस और यूपीए सत्ता सरकार में थी। जो 2012 में 75% संसद का जो कार्यकाल था वो वेस्ट हो गया था। उस वक्त जब अरुण जेटली से सवाल पूछा गया था तो अरुण जेटली ने कहा था कि विपक्ष के पास संसद के अंदर संसद के टूल्स का इस्तेमाल करके सरकार को एक्सपोज करना उसका धर्म है, और उन्होंने जस्टिफाई किया था जो 75% संसद का काम डिसरप्ट हुआ था उसको। अब आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, कांग्रेस पार्टी दूसरी पार्टियां विपक्ष में है, तो जो टूल विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी यूज करती थी आज वही टूल कांग्रेस पार्टी और दूसरी पार्टियां विपक्ष में इस्तेमाल करती सरकार के खिलाफ। तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ क्यों होनी चाहिए? पहला सवाल तो ये। दूसरी बात यह कि इस वक्त देश के सामने इतने बड़े बड़े सवाल हैं, उन सवालों पर चर्चा होनी चाहिए। और देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम चाहते हैं कि उसमें चर्चा हो गंभीरता के साथ। लेकिन मैं फिर आपको याद दिला दूं कि 2009 से लेकर 2014 के बीच में 329 बिल को पास होना था, सिर्फ 179 बिल पास हुए, जो भारत के संसदीय इतिहास का सबसे खराब यार्डस्टिक है। तो आज की तारीख में फिर वही कह रहा हूं कि रोल बदल गया है। जब यही सत्ता में रहते हैं तो इनका रोना होता है कि पार्लियामेंट चलने नहीं देते हैं, पार्लियामेंट चलती नहीं है, संसद का समय बर्बाद किया जाता है। जब आप विपक्ष में हो जाते हैं तब आप इसको जस्टिफाई करते हैं। कायदे से संसद का काम है कि सत्ता पर विपक्ष के बीच में एक मिनिमम कम से कम बातचीत का दायरा होना चाहिए। आज की तारीख में सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच में इतना कम्युनिकेशन गैप हो गया है कि एक दूसरे के बीच में दुआ सलाम भी नहीं है, बातचीत तो छोड़ दीजिए। वैसे में दोनों एक दूसरे को बहुत ही दुश्मन के भाव में देख रहे हैं, शत्रु के भाव में देख रहे हैं। जाहिर सी बात है भारतीय कांग्रेस पार्टी को विपक्ष को मौका मिला है कि अगर पैगासस का मसला है या फिर कोरोना का मसला है, तमाम मसले हैं, तो सरकार को एक्सपोज करने की वो कोशिश करेंगे। वही सारा काम चल रहा है। ठीक है, इसका जवाब अपराजिता जी से लूंगा, लेकिन उससे पहले हिमानी भाटिया मेरी एक दर्शक रोहतक से जुड़ गई है। हिमानी क्या कहेंगी, सत्ता पक्ष की गलती है संसद न चलने देना या विपक्ष की?
धन्यवाद सर, मुझे बोलने का मौका देने के लिए। देखिए, सबसे पहले तो बात ये आती है कि जिस तरह से आज संसद में हंगामा हुआ, हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को बोलने तक का मौका नहीं दिया गया, तो ये बहुत गलत था। क्योंकि संसद हमेशा चर्चाओं के लिए होता है और हंगामे की वजह से चर्चाएं तो हो नहीं पाई। और कमाल की बात ये है कि नरेंद्र मोदी जी ने सत्र शुरू होने से पहले ही मीडिया से बात करते हुए कह दिया था कि चाहे विपक्ष कितने ही तीखे से तीखे सवाल पूछे, लेकिन सरकार को भी बोलने का मौका दे। लेकिन हुआ क्या? इसका उल्टा हुआ। विपक्ष ने बोलने का मौका तक नहीं दिया और नारेबाजी करना शुरू कर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष को तीखे सवाल पूछने चाहिए थे सरकार से। तो आज मेरा विपक्ष से और यहाँ बैठी कांग्रेस की प्रवक्ता से यही सवाल है कि क्या विपक्ष इसी तरह से हंगामा करता रहेगा और क्या विपक्ष का यही है? ठीक है, बहुत अच्छी बात कही माने आपने। अपराजिता जी, आशुतोष कह रहे हैं कि जब आप विपक्ष में होते थे यही करते थे। देखिए, वो रिमोट कंट्रोल सरकार थी। हम सब जानते हैं कैसे वो सरकार चलती थी। और मैं आप सबको बता दूं, आपने आदरणीय सुषमा स्वराज जी को भी सुना है, बार बार हम अभी उनके वीडियोस और उनके टेप सुनते हैं और अन्य बड़े बड़े हमारे नेताओं के भी टेप सुनते हैं। बहुत कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन था, बहुत रचनात्मक विपक्षी दल था। मुझे लगता है इस पूरे देश को मानना होगा और देश मानती है, और इसी की वजह से हम 303 सांसद को लेकर आज लोकसभा में बैठे हैं। हम एक समय में 1980 के दशक में 3 सांसद थे, आज 303 हैं। आप स्कोर बोर्ड देखकर बात करें। अगर विपक्षी दल के तौर तरीके लोगों को अच्छे नहीं लगते तो हम आज इतनी संख्या में, इतनी तादाद में लोकसभा में नहीं बैठे होते। तो मुझे लगता है ये जो नकारात्मक सोच है कांग्रेस की, अन्य विपक्षी दलों की, इसी की वजह से पूरे देश ने इन्हें नकार दिया है। देखिए, अभी उन्हें अपनी लोकप्रियता बढ़ानी चाहिए। और कैसे लोकप्रियता बढ़ेगी? उन्हें जो सार्थक विषय हैं उनके बारे में सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहिए। वो कैसे खड़ा करेंगे? अगर उनके पास तथ्य हो, तर्क हो, परिपक्वता हो तो होगा। लेकिन न तथ्य है, न तर्क है, न परिपक्वता है, न शांत मन है, न सहिष्णुता है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस विपक्षी दल है, विरोधी दल ना बने। देखिए, ये 2 शब्द हैं, हो सकता है आप मेरे साथ सहमत ना हो, लेकिन विपक्षी दल बने, विरोधी दल ना बने। विरोध के नाम पर विरोध न करें। हम सत्ता पक्ष में हैं, ये विपक्ष में हैं। तो विपक्षी दल का काम होता है रचनात्मक सुझाव देना। हम आमंत्रित करते हैं, कुछ अच्छी बात बताएं हमें, कहीं कैसे काम करना है, हम ज़रूर ग्रहण करेंगे। हमने कब मना किया है? हमारे प्रधानमंत्री खुद सबसे बातचीत करना चाहते हैं और सर्वदलीय बैठक हुई। अच्छा अपराजिता जी, ये बताइए, आशुतोष की बात रचनात्मक है या निगेटिव है? बताइए। विभिन्न दलों के करीबन 40 नेतागण थे, सारे नेतागण से बातचीत हुई और उसके बाद आज जो उसका प्रतिफलन हुआ वह शर्मनाक था। तो मुझे लगता है कि अपने गिरेबान में झांके कांग्रेस और खुद को पूछे, खुद से बातचीत करे, आत्मसमीक्षा करे कि किस तरह का अपना परिचय कांग्रेस देश के समक्ष रख रही है। और अगर इस तरह रखती रही तो स्कोर बोर्ड पर कितने अंक मिलेंगे कांग्रेस को, मुझे लगता है हम सबको ज्ञात है। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आशुतोष, आपको रचनात्मक लगते हैं या विरोधी दल? अपराजिता जी, ये सवाल आपसे था। आशुतोष, आपको रचनात्मक लगते हैं या विरोधी दल? आवाज नहीं आ रही। ठीक है,
आशुतोष के पास चलता हूँ। आशुतोष, आर्गुमेंट ठीक लगता है अपराजिता जी का? वो कह रही कोई भी सवाल पूछे, लेकिन विरोध, तर्क का विरोध और विरोधी दल होने में अंतर है। आप भी एग्री करेंगे इस बात से? नहीं, मैं बिल्कुल अपराजिता जी की राय से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में होती थी तो मैंने आपको उदाहरण दे दिया कि 2015 में, यानी 2009 से लेकर 2014 तक भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, और संसद में जो सबसे कम काम हुआ है वो उस वक्त हुआ जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, और रोज संसद नहीं चला। मानसून का पूरा सत्र 2012 में लगभग पूरा का पूरा साफ हो गया। आप उन दिनों उस वक्त रिपोर्टिंग क्या करते थे। तो आज और तब अरुण जेटली जब ये सवाल पूछा जाता तो बार बार कहते थे भाई ये हमारा डेमोक्रेटिक हाइट है, पार्लियामेंट के अंदर हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, सरकार को एक्सपोज कर रहे हैं, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो ये कैसे संसद चले, ये सरकार की जिम्मेदारी है। आज अगर यही सवाल अगर भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाए कि तब आपने 2012 में पूरे मानसून सत्र की बलि क्यों ले ली, आपने पूरे मानसून सत्र में यही बात क्यों कही कि सरकार की जिम्मेदारी संसद चले, आज यही बात पलट के अगर सरकार से पूछा जाए कि भाई आप विपक्ष को साथ लेकर आप क्यों नहीं संसद चलाने देना चाहते, आपके पास संसदीय कार्य मंत्री है, आप विपक्ष के साथ मिलकर फ्लोर कोऑर्डिनेशन करिए, आप उनको कॉन्फिडेंस लेकर अपनी बातों को रखिए, तो शायद ज्यादा बेहतर बात होगी। लेकिन चूंकि आज वो सत्ता पक्ष में है तो जाहिर सी बात विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं। तो ये दिक्कत हमारे यहाँ ये है कि जब जो सत्ता पक्ष में होता है वो विपक्ष पर आरोप लगाता है, और जब विपक्ष में होता है तो वही आके डिसरप्ट करता है। दोनों के बीच में जिस तरीके का रचनात्मक संबंध होना चाहिए, एक दूसरे से जिस तरीके का सहकार होना चाहिए, उसकी बहुत भारी कमी आज की तारीख में नजर आती है। और मैं फिर भी आपको बता दूं कि आप जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार होती थी उस वक्त एक तरीके का कोऑर्डिनेशन था सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच में, एक दूसरे के बीच में बातचीत होती थी, और उस वक्त बहुत प्यार मोहब्बत से चीजों को सुलझा लिया जाता था और ज्यादा टकराव नहीं होता था। लेकिन आज जिस तरीके से टकराव की स्थिति पैदा हो गई है, जहां मुझे तो लगता भी नहीं कि राहुल गांधी कभी भी नरेंद्र मोदी से बात करते हुए, नरेंद्र मोदी जी कभी कभी राहुल गांधी से बात करते हुए, मुझे नहीं लगता इन दोनों के बीच में किसी तरीके का कोई टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन भी कभी होता है, या एक दूसरे को समझने, एक दूसरे को चाय पर बुला के कभी बात करने की कोशिश की जाती है। तो ये वजह है जिसकी वजह से सत्ता पक्ष को, विपक्ष को बड़ा मौका मिला है कि वो सरकार के खिलाफ एक तरीके से लामबंदी कर सके। वो कर रहा है अपने तरीके से। ठीक है, आमी जी मुझे बताइए कि आपको लगता है संसद चलाना सरकार की जिम्मेदारी है और जानबूझ के उससे वो पीछे हट रही है? ये संसद चलाना, सरकार को आके बताना कि वो कौन से कार्य कर रहे हैं, सबको साथ में लेके बातें बड़ी बड़ी करनी, सबका साथ सबका विकास, पर कोऑर्डिनेशन नहीं है। वो बातचीत तक करना नहीं चाहते, डिबेट करना नहीं चाहते, डिस्कशन करना नहीं चाहते। क्यों? इसकी बात ये है कि सच का सामना करना नहीं चाहते हैं। मैंने कानून की बात की, कृषि कानून की बात की कि तीनों कानून इस तरह लेके आए कि हमने बहुत रिक्वेस्ट की, सारे विपक्षों ने कहा कि हमारे किसान को स्टेक होल्डर है, जिनको अपना पक्ष रखना है उनको तो कभी पूछो, उनकी तो बात करो। पर आपने देखा कि बीजेपी के स्पोक्सपर्सन लेके आए राहुल गांधी को, उनको एक ऐसा फिक्सेशन हो गया है कि हर बात में राहुल गांधी को लेके आते हैं। ये किसान की बात है, किसान को सुनो, वो बॉर्डर पे बैठे हैं, 7 महीने से बैठे हैं, उनकी बात सुनो, वो हम कह रहे हैं। सच सुनो, पुराने लेक्चर सुन के कुछ नहीं मिलेगा। देश को सुनो, देश की बातें सुनो, देश के नागरिक की बात सुनो। हेल्थ केयर सिस्टम चरमरा गया है, अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, कोविड का वैक्सीन नहीं मिल रहा है, सब देख रहे हैं कि क्या हालत है। आपने देखा कि मृत्यु के आंकड़े भी ठीक से नहीं आए हैं। क्या बात कर रहे हैं? सच बताओ देश को, वो हम कह रहे हैं। सारे विपक्षी दल कहते हैं इस पे चर्चा करो, हमें सुनो, हम आपको जो रियल बात है, जमीनी हकीकत के है वो बताते हैं, फिर आप बात करके इसका जवाब दो। पर ये सुनने को तैयार नहीं है। सच सुनने के लिए भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भी तैयार नहीं है। हाँ, बहुत अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री जी आके अपने मिनिस्टर्स की पहचान देना चाहते हैं, सबको कहते हैं कि धारदार प्रश्न पूछो, पर धारदार प्रश्न तब पूछेंगे कि जब हम वो जो फॉर्म देते हैं, जो नोटिस देते हैं, वो नोटिस की तो सुनवाई हो। वो नोटिस ही लेना नहीं चाहते, प्रोसीजर ही चलाना नहीं चाहते हैं। अगर सदन में वो नोटिस हमने इतनी बता के कि ये नोटिस है हमारी नोटिस ले लो और उस पर आप रूलिंग दे दो, वो भी नहीं होता है। तो क्या सरकार को चलाना है सदन, उनको ये सब करना है। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर होते हैं वहाँ पे, ये सारे कोऑर्डिनेशन का अभाव है। वो आप देख रहे हैं, बहुत अच्छी तरह देख रहे हैं
किस तरह का ये व्यवहार करते हैं विपक्ष के साथ। ये अच्छी बातें बोलना बहुत अच्छी लगती है, पर विपक्ष को वो विरोधी समझते हैं, वो कोऑर्डिनेशन करना ही नहीं चाहते, तभी तो ये बात हो रही है आज। ठीक है, मैं राहुल जी के पास चलता हूं। राहुल साहब बताइए मुझे कि आशुतोष का यह मानना है कि संसद चलाना सरकार का मुख्य दायित्व है, और आमी बहन भी यही कह रही हैं कि सरकार विरोधी पक्ष समझती है, विपक्षी दल नहीं विरोधी पक्ष समझती है। क्या आपको लगता है सरकार अपनी जिम्मेदारी निभा रही है ठीक से, या विपक्ष निभा रहा है? देखिए, सदन चलाना निश्चित रूप से सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन अगर दूसरा पक्ष यानी विपक्ष ये तय कर ले कि वो नहीं चलने देगा सदन, तो कोई भी सरकार उसको बचा नहीं सकती, रोक नहीं सकती। ऐसे उदाहरण हम दोनों ओर से देख चुके इतिहास में। शायद अभी आशुतोष भी बता ही रहे थे कि पूरे के पूरे सत्र, और 2012 में यानी आज से 9 साल पहले पूरा मानसून सत्र, यही मानसून सत्र पूरा धुल गया था, यानी कुछ भी नहीं हुआ, और उस समय बीजेपी ने किया था। उसके बाद भी कांग्रेस भी ये कर चुकी है। बहुत सारी कार्रवाइयां हो चुकी हैं। 1962 से लेकर सदन में रुकावट की जो एक परंपरा शुरू हुई वो आज तक चली आ रही है। तो ये दोनों ओर से जब तक इच्छा नहीं होगी, जब दोनों तब तक सक्रिय रूप से इसके लिए तैयार नहीं होंगी, तब तक सदन नहीं चल सकता। केवल सरकार नहीं चला सकती और केवल विपक्ष भी नहीं चला सकता। पहली बात, सत्र जब कोई नया शुरू होता है तो उससे पहले सारी पार्टियां मिलकर एक सर्वदलीय बैठक होती है, स्पीकर के यहाँ बैठक होती है और राज्यसभा के उपाध्यक्ष अध्यक्ष यहाँ बैठक होती है, और उसमें तय किया जाता है कि भाई कैसे सदन चलेगा, कौन कौन से मुद्दे होंगे, कौन से बिल लाए जाएंगे। इसके अलावा संसदीय कार्य मंत्री का काम ही यही है कि वो औपचारिक अनौपचारिक दोनों रूप से विपक्ष के लोगों से मिलकर ये सुनिश्चित करे कि सदन चले। तो आज जो हुआ वो बिल्कुल अप्रत्याशित होगा। सरकार के लिए ऐसा मैं नहीं मानता। उसको पता होगा, उसको अंदाज होगा इस बात का, उसके बावजूद वो नाकाम रही तो ये नाकामी तो उसको स्वीकार करनी पड़ेगी। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि अगर विपक्ष ये तय कर ले कि कुछ भी हो जाए हम नहीं चलने देंगे, तो फिर सरकार कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, गुरदीप सप्पल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ गए हैं। गुरदीप भाई ये बताइए, क्या कांग्रेस ने ठान लिया है कि संसद नहीं चलने देंगे, जैसे बीजेपी करा करती थी एक जमाने में, और आप खुद थे उन दिनों संसद में? दीपक जी, आज दो बातें। एक तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि विपक्ष जितने भी खड़े सवाल पूछना चाहे पूछे, हम जवाब देंगे। और दूसरी बात राजनाथ सिंह जी ने बोली कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि इंट्रोडक्शन नहीं हो पाया। ये दो सवाल और आपका सवाल, तीनों का मैं जवाब दूंगा। पहली बात कि ये पहली बार नहीं हुआ कि इंट्रोडक्शन नहीं हो पाया। 2004 में 4 जून को नई सरकार बनी थी, पहला दिन था सत्र का, 2004 4 जून को, और मनमोहन सिंह जी को अपनी नई कैबिनेट जो देश में चुनाव जीतकर आई थी उसको इंट्रोड्यूस करने नहीं दिया गया। 2012 में नवंबर में फिर यही हुआ। तो बीजेपी ने पहले किया है, उनकी पुरानी सारी याददाश्त गुम हो गई है। दूसरी बात, कांग्रेस की बात जो आपने बोली, कांग्रेस और विपक्षी दलों की कल मीटिंग हुई थी, जो मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्ष नेता है उन्होंने ली थी, और ये सबका मूड था कि इस बार सत्र पूरा सुचारू रूप से चलना चाहिए। ये मैं आधिकारिक रूप से आपसे शेयर कर रहा हूं। कल की मीटिंग में तय हुआ था कि ये सत्र हमको चर्चा करनी है और ठीक से चलाना है। अब प्रधानमंत्री जी ने भी आज यही बात की, लेकिन सवाल ये है कि विपक्ष पूछे कहाँ पे। अगर आप देखिए तो सदन की जो कार्रवाई होती है उसका एक लिस्ट ऑफ बिजनेस आता है, सुबह वो लोकसभा की वेबसाइट, राज्यसभा की वेबसाइट पे होता है। दोनों में कोई किसी भी चर्चा का जिक्र नहीं है। चलिए आज का आपने जिक्र नहीं किया। आज दोपहर में दोनों सदनों में बीएसी जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है उसकी मीटिंग हुई थी, जिसमें तय होना था कि इस हफ्ते कौन कौन सी चर्चा होगी। राज्यसभा ने तो मीटिंग ही कैंसिल कर दी और लोकसभा ने आज लगता है गुरदीप के साथ कुछ प्रॉब्लम है कनेक्टिविटी की। चंद्रमोहन शर्मा मेरे दर्शक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रमोहन जी, क्या कहेंगे आप, संसद क्यों नहीं चल पा रही है? विपक्ष जिम्मेदार है, सत्ता पक्ष? नमस्कार दीपक जी। लेकिन दीपक जी, मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष ने जो है ये अपना एक
एजेंडा बना लिया कि किसी भी सूरत में संसद को नहीं चलने देना है, इस सरकार को कुछ भी कार्य नहीं करने देना है। ये हम आज से नहीं देख रहे हैं, पिछले 7 साल से देख रहे हैं। संसद का हमेशा यही हाल होता है, हमेशा संसद आम जनता इसमें पिसती है, आम जनता का पैसा लगता है। ये जो सांसद चुने जाते हैं, सब लोग बड़े मन से सांसदों को चुन के भेजते हैं, उसके बाद ऐसा रवैया संसद में देखते हैं तो जनता का बड़ा नुकसान होता है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत कोशिश करी, बड़े प्रयास कर, सर्वदलीय बैठक कई बार बुलाई, हमेशा बुला के बैठक करते हैं, लेकिन शायद विपक्ष ने ये सोच लिया है कि संसद को नहीं चलने देना, नहीं चलने देना, नहीं चलने देना। ठीक है। आरपी सिंह जी, सप्पाल साहब बोल रहे थे 2004 और 2012 में आपने भी डॉक्टर मनमोहन सिंह को कैबिनेट नहीं इंट्रोड्यूस करने दी थी, उन्होंने बदला निकाल लिया, क्या गलत किया? चलिए, अगर उनको लगता है इसी प्रकार बदला निकालकर और हमारी गलतियों से नहीं सीखना चाहते तो ये उनकी वो विषय है। परंतु मैं जो एक मूल विषय पे आना चाहता हूँ वो है कि प्रधानमंत्री जी अपने कैबिनेट के मंत्री इंट्रोड्यूस करे थे इसलिए कि उन्हीं कैबिनेट मंत्रियों ने जवाब देना था। जो सत्ता पक्ष, जो विपक्ष सत्ता पक्ष से जवाब चाहता है, वो जवाब तो सरकार के बिहाफ पे मंत्री देते हैं ना, तो वही मंत्री ने जवाब देना था। तो इनको तो दिक्कत है कि पहली बार इतने सारे दलित, लगभग 27 ओबीसी और 12 दलित मंत्री आए हैं, 11 बहनें हमारी मंत्री बनी हैं, तो लगभग आधे से ज्यादा कैबिनेट इस प्रकार के वर्ग से हैं जो कि जिनको आगे पहले इतना मौका नहीं मिलता था। परंतु प्रधानमंत्री जी इंट्रोड्यूस करना चाहते थे, परंतु इनको लगता है नहीं भाई, किसी दलित का परिचय क्यों हो, किसी ओबीसी का परिचय क्यों हो, कोई अगर दलित महिला है उसका परिचय क्यों हो। अरे वो परिचय होगा तभी तो आप पूछोगे आपका मंत्रालय है आईटी का, तो कृपा कर आईटी मंत्रालय का जवाब जो आप चाहते थे, ये जो नया जो स्नूप गेट आया उस पर अगर जवाब चाहते हो वो आईटी मंत्रालय जवाब देगा। तो आईटी मंत्रालय के मंत्री का परिचय तो हो नहीं देते कम से कम। अगर आपको किसानों की बात करनी है तो किसानों के अंदर जो स्टेट मिनिस्टर नए आए हैं वो आपको जवाब देंगे, क्या जवाब देना है आपको। और मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूँ, वो बेशक किसानों का मामला में एक मुद्दा किसानों का, और मेरा मानना दूसरा है, क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है किसानों के इशू पे भी। मैं 2 चीजें बताता हूँ, उससे ही आपको स्पष्ट हो जाएगा। जब लास्ट टाइम मंत्री जी ने बताया था कि किस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ऑलरेडी पंजाब में है, कि ठेकेदारी हुई जो जमीन उठती है ऑलरेडी पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने लागू की थी, और परंतु उसमें किसान पे जुर्माना था। किसान अगर डिफॉल्ट करेगा किसान पे 5 लाख तक का जुर्माना, 50,000 से 5 लाख का जुर्माना था। वो हमारी सरकार ने उल्टा किया है, परंतु इनको पता है कि ये सब जवाब आएंगे, ये एक्सपोज होंगे। और दूसरा, ये मंडियों की बात करती है, सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए भी दिया मंडियों को और बेहतर करने के लिए, परंतु इनको तो नहीं चाहिए कि नीचे जाए। एक और बात मैं आज बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मंडी खोलना या बंद करना राज्य सरकार के हाथ में है। अब ये विषय जब लोगों तक जाएगा, किसानों तक जाएगा, तो किसको समझ में आएगी बात? इनको समझ लगेगी। और एक आखिरी बात कहकर बात समाप्त करता हूँ इस विषय, इस पार्ट में। याद करिएगा, अभी थोड़े दिन पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनकी पूरी कैबिनेट यहाँ पर आकर बैठी थी कि आप डायरेक्ट ट्रांसफर मत करो किसानों को, आप आड़तियों को पैसे भेजो, आड़ती फिर किसानों को देंगे। आप ये जो हमारी प्रथा चली आ रही है जिसमें हम घालमेल करते थे, उस घालमेल वाले प्रोसेस को बंद मत होने दो। प्रधानमंत्री ने कहा नहीं भाई, तय कर दिया, देश की सारी सरकारें करी, सिर्फ आपकी सरकार क्यों नहीं करेगी? अब ये जब चीजें खुलकर आगे आनी है, जब ये प्रश्न उठाएंगे, उन प्रश्नों के उत्तर आने हैं, तो ये भाग रहे उससे। अगर सीधा किसान की जेब में पैसा मोदी जी पहुंचा रहे हैं, उसको लेकर ठीक है, जवाब ले लेते हैं। दीपक जी, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। आज गुरदीप सप्पल जी, आप पे आरोप लगा कि आप दलित, ओबीसी और महिला विरोधी हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में 1 दर्जन दलित भाई, 11 महिलाएं और कई सारे ओबीसी 27 के आसपास मंत्री बने हैं, आप उनका परिचय नहीं होने देना चाहते। ये आरोप मैंने नहीं लगाया, खुद प्रधानमंत्री जी ने लगाया विपक्ष पर। क्या कहेंगे आप इस पर? हाँ, पहले तो मैं जो पहला जवाब रह गया था, आधा मिनट उस पर बोल दूं कि उपराष्ट्रपति जी ने एक मीटिंग बुलाई, सभी विपक्षी दलों, सभी दलों की, एक स्पीकर साहब ने बुलाई और एक कल प्रधानमंत्री जी ने बुलाई। तीनों मीटिंग में सरकार ने कौन कौन से बिल पास करने हैं उसका पूरा ब्यौरा दिया। लेकिन संसद के 2 काम होते हैं, एक सरकारी काम और एक संसद में सरकार की जवाबदेही तय करना, डिबेट करना। डिबेट के ऊपर तीनों मीटिंग में कोई बात नहीं हुई, तो ये कहना गलत है कि अगर आपने डिबेट के लिए तय किया था तो उसको मीटिंग के अंदर लाना चाहिए था। अब दूसरी बात जो आपने सवाल उठाया,
महिलाएं 11 महिलाएं बनी हैं मंत्री, बहुत अच्छी बात है। मनमोहन सिंह जी की सरकार में 10 महिलाएं थी, नरसिम्हा राव जी की सरकार में 12 महिलाएं थी। कौन सा पहली बार इतनी महिलाएं कैबिनेट के अंदर आई हैं? उल्टा मनमोहन सिंह जी की सरकार में कैबिनेट मंत्री ज्यादा थी महिलाएं, आपके यहाँ तो एमओ से हो रही हैं। नरसिम्हा राव जी की सरकार में मंत्री ज्यादा थी। और दलित की बात करते हैं, बड़े समय के बाद मोदी गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने ही राज्यसभा में जो नेता सदन थे थावरचंद गहलोत को बनाया था, जो दलित कम्युनिटी से आते हैं, और 1 साल में ही आपने हटा दिया। जो पावर की पोजीशन थी उससे आपने दलित कम्युनिटी का व्यक्ति हटा दिया, और आप टोकनिज्म कर रहे हैं ये कह के कि हमने इतने एमओएस बना दिए। क्या वजह थी, क्या गुनाह था थावरचंद गहलोत जी का कि उनको नेता सदन जैसे बड़े पद से हटाया गया? क्या इस बारे में बीजेपी बोलेगी क्यों हटाया गया? उनके ऊपर ऐसा कौन सा आरोप था, उनकी ऐसी कौन सी परफॉर्मेंस में कमी थी जो उनको हटा के गवर्नर बना दिया गया है? दलित कम्युनिटी के व्यक्ति को एक पद मिला दिया, मोदी गवर्नमेंट ने दिया था, उसकी आपने सम्मान नहीं किया, और आज आप दलित बात करते हैं। तीसरी बात, दलितों की बात अगर करनी है, पिछले 5 साल के अंदर नीति आयोग ने जितना पैसा बोला दलित कम्युनिटी के लिए बजट में एलोकेट करने के लिए, आप केवल 60% कर रहे हैं। आपने 40% पैसा काट लिया दलितों के वेलफेयर का। जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो 12वीं के बच्चों को, 11वीं के बच्चों को दलितों को मिलती है, केवल 28% बच्चों को मिल रही है मोदी सरकार के अंदर। ये मेरा डाटा नहीं है, स्टैंडिंग कमेटी जिसके चेयरमैन खुद बीजेपी के लीडर रहे हैं, एमपी रहे हैं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बोला है कि 28% सिर्फ स्कॉलरशिप मिल रही है। आप देखिए, अगर आप ट्विटर पे देखेंगे तो जो दलित स्टूडेंट्स हैं वो ट्विटर पे अपील कर रहे हैं कि हमें आगे पढ़ने के लिए क्राउड फंडिंग करने की जरूरत है, लोगों से दान मांग रहे हैं। तो आप दलितों के मुद्दे पे तो वहां तक ले आए, और मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा हूं जो दलित उत्पीड़न की बात हो रही है देश के अंदर। ओबीसी की बात करेंगे, नीट के अंदर 19,000 पोस्टें ओबीसी रिजर्वेशन की आपने खत्म कर दी, जनरल कैटेगरी में डाल दिए। 19,000 डॉक्टर नहीं बन पाए ओबीसी के लोग, इसके बारे में क्या बोलेंगे? टोकनिज्म अलग बात है। दलित, ट्राइबल्स, विमेन, ओबीसी भारत के अंदर बार बार आते रहे हैं कैबिनेट के अंदर, कभी 2-4 कम, कभी 2-4 ज्यादा। उसको अपनी इतनी बड़ी खूबी बना के मत पेश कीजिएगा। और जो बात की आरपी सिंह जी ने, आरपी सिंह जी बड़े तरीके से अपनी बात कहते हैं, तो मैं तरीके से जवाब दूंगा। किसान वाली बात, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के विरुद्ध तो कांग्रेस आज भी नहीं कर रही है। आरपी सिंह जी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो देश में पहले भी है, गन्ना किसान भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं, कर्नाटक में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, महाराष्ट्र के अंदर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, पंजाब के अंदर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। सवाल ये नहीं है, सवाल मंडी को वीक करने का है। जो आप बिल लाए थे उसमें था कि जो बाहर मंडी खुलेगी वो मंडी समिति को टैक्स नहीं देगी, और जब मंडी समिति पर टैक्स नहीं होगा तो मंडी समिति कंगाल होकर बंद हो जाएगी। मध्य प्रदेश का आप डेटा देखिए कि वहां पे करीब 90% फॉल आया मंडी समिति के रेवेन्यू के अंदर। और आखिरी बात जो कही, जो किसान की आपने एक इशू और उठाया था जिसका मैं दिमाग से निकल गया, सॉरी मेरे। आरपी सिंह जी, आपने एक बात और कही थी जो, ठीक है, मैं आरपी सिंह से जवाब देता हूँ। आरपी सिंह साहब, 2 बातें उन्होंने कही है। सबसे पहली बात ये है कि दलित, महिला, ओबीसी ये हमेशा से मंत्रिमंडल में रहते रहे, और दूसरा उन्होंने ये कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का तो हम खिलाफ है ही नहीं। दीपक जी, गहलोत जी को क्यों हटाया, ये बताइए मुझे। नेता सदन से गहलोत जी को क्यों हटाया, वो पूछिए, उसका भी उत्तर। अच्छा, गहलोत जी को, थावरचंद जी को क्यों हटाया, ये भी पूछ लेता हूँ। थावरचंद जी को क्यों हटाया, बताइए। मैं उसी से शुरू करता हूँ। थावरचंद जी हमारे आदरणीय नेता है और उनको गवर्नर बनाया गया सर, एक राज्य का गवर्नर बनाया गया। ये पार्टी में सर आपको टोका नहीं, मैंने अच्छी बात नहीं है कि मैंने टोका नहीं, ये आपकी डिबेट ऐसी नहीं होती ना। आप तो मतलब अगर 2 सरदार आपस में बैठेंगे तो कैसे काम बनेगी। जी धन्यवाद। तो मैं जी बहुत धन्यवाद। तो हमने थावरचंद जी पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता है, और पार्टी तय करती है समय समय पर किस व्यक्ति का कैसे कहाँ जिम्मेवारी देनी है। उनको अब गवर्नर की जिम्मेवारी दी गई है, तो ये समय समय पर जिम्मेवारियां बदलती रहती हैं। इन्होंने जब हमारे 2 और वरिष्ठ मंत्री हटे थे तो उन्होंने कहा अरे ये कैसे हट गए, इनका नाम कैसे आ गया। तो पार्टी जिम्मेवारी देती है, इसके आप छोड़ दीजिए, और उनको गवर्नर बनाया गया, ऐसा नहीं कि हटाया गया। पहली बात। दूसरी बात, आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की, मैं तो वही कह रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो पंजाब में 2009 के अंदर कैप्टन साहब बिल लेकर आए थे, और फिर दोबारा से रिवाइज हुआ था बिल 2013 के अंदर, और वो हमने बिल को बेहतर किया है कि हमने कहा भैया जो आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हो उसमें किसान का हित है, हमने किसान के पक्ष में वो बिल लेकर आए हैं। पहली बात। दूसरी बात, आपने मंडियों की बात की, मैं अभी तो कहा आपने ध्यान से सुना नहीं।
मंडी लगाना ना लगाना, मंडी रखना ना रखना, मंडी को परमिशन देना ना देना, वो राज्य सरकार के हाथ में। आप तय करो, हमने मुक्त मंडी नहीं आने देनी, नहीं आएगी मंडी। और एक बात और जोड़ दो, आपने कहा कि जो मंडियां बाहर आएंगी वो सरकार के दायरे में नहीं, टैक्स के दायरे में होंगी, इसलिए वो मंडियां को लाभ, वो मंडियां बाकी मंडियों को बंद कर देंगे। भैया शायद आप फॉलो अप नहीं करते। सरकार ने बड़ा स्पष्ट कहा कि वो मंडियां भी टैक्स के दायरे में होंगी। वो राज्य सरकारों के ऊपर है कि जैसा मर्जी टैक्स नई मंडियों पे भी लगा ले, इसमें कोई छूट नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे पता है कि आपको किसान बिल पर चर्चा नहीं करनी, क्योंकि किसान बिल पर चर्चा करते हैं तो आप दिक्कत में आते हैं, क्योंकि आप किसान के हित की बात नहीं कर रहे। एक पंजाब में आपने 90,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफी करनी थी, 90,000 करोड़ रुपए का, और ये मैं तो कह ही रहा हूँ, नवजोत सिंह सिद्धू कल तक कह रहे थे, आज नहीं कहेंगे कि वो पीसीसी के चीफ हो गए, परंतु 90,000 करोड़ का कर्जा माफी करना था वो माफ किया नहीं। मुझे बता दिए उस 90,000 करोड़ में से कितना कर्जा माफ किया किसानों का पंजाब में आपने? वो पंजाब के किसानों को भटकाकर आपने बॉर्डर पर भेज दिया, भैया जाओ अब जाकर केंद्र सरकार से लड़ाई लड़ो, हम तो 90,000 करोड़ का कर्जा माफ करेंगे नहीं। इसलिए आपके पास जवाब नहीं है बातों के। और बता दूं, एक बात और बता दूं मैं, कैप्टन साहब की अपनी विधानसभा से पटियाला से किसान नहीं आ रहे इसमें, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ऑलरेडी कर रहे हैं और वो जिन कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं उससे वो खुश हैं, इसलिए वो इस किसान आंदोलन में भागीदारी नहीं कर रहे। चाहोगे तो मैं आपको एक पूरा वीडियो इसी चैनल का भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा, तसल्ली हो जाएगी आपको। दीपक जी, ठीक है संजीव जी के पास चलता हूँ। संजीव जी मुझे बताइए, गुरदीप जी मैं आपके पास आऊंगा। संजीव श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं, फॉर्मर एडिटर बीबीसी। गुरदीप जी मैं आपके पास बिल्कुल आऊंगा, मुझे संजीव जी के पास जाना है, एक ब्रेक लेना है, फिर बहस शुरू होगी। संजीव जी बताइए, सदन चलाना आपके हिसाब से किसकी बड़ी जिम्मेदारी है, सरकार की या विपक्ष की? इसमें कोई दुविधा की बात नहीं है दीपक जी। सदन चलाना सरकार की प्रथम जिम्मेदारी है, उसके बाद विपक्ष की। देश चलाना, सरकार चलाना, सदन चलाना, सारी जिम्मेदारी अगर आप सरकार में है तो आपकी है। और कहीं ना कहीं ये पुरानी परिपाटी रही है, जैसे थोड़ी देर पहले राहुल देव जी भी बोल रहे थे कि कांग्रेस के समय पे बीजेपी ने ऐसा किया, अब कांग्रेस ऐसी कर रही है। लेकिन जितना विपक्ष की तरफ रीच आउट करना, विपक्ष की तरफ हाथ बढ़ाना, संवाद बिठाना, जितना इस सरकार ने अपनी उस जिम्मेदारी का परित्याग किया है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि ऐसा इससे पहले कभी भी हुआ है। कोशिश हमेशा रही है, लेकिन यहाँ पे कभी भी मन से कोशिश नहीं होती है। विपक्ष को जितनी उनकी संख्या रह गई है 50, 60, 70, उसी तरह से ट्रीट करना चाहते हैं और उस तरह से संसद नहीं चल सकती। अगर आपको संसदीय परंपरा का निर्वहन करना है तो चाहे विपक्ष की संख्या कम है, लेकिन उनको पूरा सम्मान दीजिए, उनको उनका समुचित स्थान दीजिए, तब संसद की गरिमा भी बनी रहेगी, लोकतंत्र की गरिमा भी बनी रहेगी। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। मेरे साथ मेरे एक दर्शक अक्षत शर्मा ग्वालियर से जुड़ गए हैं। अक्षत, आपसे जानना चाहता हूं, संजीव जी की बात से सहमत हैं? सरकार की जिम्मेदारी होती है सदन चलाना, आप मानते हैं इस बात को? सर, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे इस पैनल में कुछ बोलने का मौका दिया। सर, सबसे पहले तो सर, कोरोना की जो दूसरी लहर है उसके बाद ये जो मानसून सत्र का पहला दिन था, जिसमें अच्छे तरीके से बहस होनी थी और देश के आम नागरिकों की बात इस पटल पर रखनी थी, पर वो रखी नहीं गई और सरकार की तरफ से 17 नए विधेयक भी आने थे, वो भी नहीं आ पाए, क्योंकि उनकी चर्चा होती तब जब विपक्ष कुछ बोलने देता। विपक्ष ने पहले ही हंगामा स्टार्ट कर दिया। सर, मेरा सवाल सरकार से ये है कि आज पेट्रोलियम की कीमतें इतनी आसमान छू रही हैं। आज मैं अगर मध्य प्रदेश सरकार का अगर हवाला देते हुए कहूं कि तो पेट्रोल की कीमतें 112 रुपए के भी ऊपर पार हो गई हैं, जबकि सरकार का ये हमेशा नारा रहा है कि एक देश एक कानून। ये नारा होने के बावजूद भी अगर सरकार अपनी ही बात पर नहीं है तो ये सरकार का दोहरा रूप दिखाती है। और मेरा ये सवाल एक विपक्ष से भी यही रहेगा। मैं आपके सवाल को जरूर अक्षत, बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं इसी सवाल को सत्ता पक्ष के पास ले जाऊंगा ब्रेक के बाद।